तो ये 3 चीज़ों का ध्यान आपको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा कि गहरी अवस्था, प्रोग्रामिंग की क्षमता और स्मरण शक्ति, ये जो तीनों चीज़ है ये थीटा अवस्था में होती है। जब पेशेंट सब्जेक्ट पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है तो वो गहरी अवस्था में चला जाता है, जहाँ पर उसकी प्रोग्रामिंग क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब है कि उस अवस्था में जो हम उसको जो उसके भले के लिए ऐसी चीज़ें उसे हम बोल सकते हैं जिसका इफेक्ट है उसके आगे के लाइफ में हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि उसकी वो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस वक्त अगर हम चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़े, वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो इस अवस्था में जब हम जो भी सजेशंस देते हैं वो ठीक अंदर जाते हैं और उसका इफेक्ट अंतर्मन में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाह्य मन बंद हो चुका है। बाह्य मन बंद होने के कारण हम जो बोल रहे हैं वो सीधा अंतर्मन में चला जाता है और इसकी वजह से उसकी प्रोग्रामिंग क्षमता बढ़ जाती है। इसकी वजह से हम जो बोलते हैं वो करता है। उसके आगे स्मरण शक्ति जो है, ये मेमोरी के बारे में जो बोला गया, ये भी उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है। और कहना चाहूँगा यहाँ पे बहुत स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि स्मरण शक्ति अपने दिमाग से या फिर मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, ब्रेन से संबंधित नहीं है। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि मैं कुछ डॉक्टर के तौर पर आईसीयू में मैंने काम किया है, जहाँ पर हेड इंजरी नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कि ब्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स में ब्रेन के अंदर खून रिसता है और वो रुक जाता है। उसके लिए बहुत बार उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट देखे जिसमें कि ब्रेन का उनका कुछ हिस्सा निकाला गया। ब्रेन का हिस्सा निकालने के बावजूद आगे के लाइफ में वो सब वो कर रहे थे जो पहले कर रहे थे। तो सबसे अमेजिंग चीज़ है जो न्यूरोसर्जन थे वहाँ पे उनसे भी मैंने ये पूछा कि ये कैसे संभव है, दिमाग का जो जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कम कर रहे थे, फिर भी कैसे सब टेक ओवर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पता यही चला है कि जो ब्रेन में जो भी सेल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, माना जाता है कि वो बढ़ती नहीं है, वो एक बार मर जाती है तो मर जाती है, ऐसा भी बोला गया है। पर ये सब चीज़ें जो है जो मन से संबंधित होती है वो हमेशा रहती है। वो मस्तिष्क जो ब्रेन जो होता है उससे संबंधित नहीं होती। मन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए स्मरण शक्ति जो स्मरण शक्ति मन का भाग है, मन का विभाग है, ना कि ब्रेन का विभाग है। तो ये स्मरण शक्ति की जो बात मैं कर रहा हूँ, तो ये स्मरण शक्ति उसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको हम कुछ भी पूछ सकते हैं कि बचपन में क्या हुआ था तुम्हारे साथ, भले ही वो पूरा हो, क्योंकि बचपन के बारे में अपनी डिटेल में बता सकता है कि वहाँ पे क्या चल रहा था, वो क्या बोल रहा था। यहाँ तक कि उसने उस वक्त नहीं सुनी हुई बात जो होती है, वहाँ पे जिस वक्त उसको ध्यान नहीं होता है, वो भी चीज़ हम इस अवस्था में बता सकते हैं। स्मरण शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें 3 चीज़ें हैं। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिप्नोटिज्म जो है कि मैं आपको अगर पूछूँ कि आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव किया, कोई आप में से इसने अनुभव किया हिप्नोटिज्म? ओके, हिप्नोटिज्म कोई हिप्नोटाइज कभी हुआ है? इसने कभी हिप्नोटाइज आपने से किसी को किया है? ओके, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिप्नोटाइज करना मतलब एक रूम में मैं आपको बुलाऊंगा, फिर एक लाइट थोड़ी सी धीमी करूँगा, कुछ बोलूँगा, बोलने का उस स्टेट में जाऊँगा, ऐसा आपको लग रहा है, पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है। आप हिप्नोटाइज हो चुके हो ऑलरेडी। आप बहुत बार फिल्म थिएटर में गए हो, ठीक है, मैं टीवी की बात नहीं करूँगा, मैं फिल्म थिएटर की स्पेसिफिकली बात करूँगा। आपको कोई बता रहा है कि उसकी पुरानी स्टोरी है, आपको कभी पता होगी स्टोरी, कभी नहीं होगी। आप पूरी फिल्म देख लेते हो, आप पूरे उसमें हो लेते हो, आपको पता है कि जो एक्टर्स है वो सब झूठ है, सब कहानी बनाई हुई कहानी है, पर आप उसको बहुत दिलचस्पी से देखते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म आपको पसंद नहीं आती, कभी कभी आपको फिल्म इतनी पसंद आती है कि आप कहते हैं देखने जाओ, पर ऐसा क्यों होता है? आपको पता है सब कुछ झूठ है, तो आप क्यों उसको लाइक करते हैं? इसका एक ही रीज़न है कि आप वहाँ पे हिप्नोटाइज हो रहे हो। आप अपने आप को उस 4 दीवारी के अंदर अपने आप को ओपन कर रहे हो। आप आने वाली इन्फॉर्मेशन को आने देते हो, पूछते नहीं हो, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये हम नहीं करते, क्योंकि हम उसको हिप्नोटाइज हो रहे हो, ये आप अनुभव कर चुके हो इससे पहले। इसके अलावा बच्चों का उदाहरण खासकर देना चाहूँगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि भले हमारा नेचर कितना भी क्लोज में है, फिर हम बहुत ही ज़्यादा बुरे बर्ताव करने वाले व्यक्ति हैं, पर जब हम बच्चों को देखते हैं तो वो बर्ताव नहीं कर पाते हैं। हम कुछ भी कितनी भी कोशिश करें, पर हमें उनको लाड प्यार करना ही पड़ता है, अपने आप से कोई बताता नहीं, कोई सिखाता नहीं। तो एक्चुअली माना गया है कि उनका अंतर्मन जो है जागृत होता है, बच्चों का अंतर्मन जागृत होता है, क्योंकि उनके पास सीखने की कैपेबिलिटी अभी आई नहीं, इसलिए उनका अंतर्मन पूरी तरह से जागृत होता है। इसलिए नेचर में ही ऐसा बना है उनको कि लोग उनकी केयर करें, इसलिए वो भी हिप्नोटाइज करने का ही एक स्टेट है, वो खुद आपको हिप्नोटाइज करते हैं, आपको पता नहीं है हिप्नोटाइज करते हैं। इसका
देखिए उसका नाम था राज पिछले जन्म में। जब ये पहली बार टेलीकास्ट हुआ ये प्रोग्राम के बारे में तो मैं कुछ हुआ था एक्चुअली, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी थी कि लोगों को अवेयरनेस हो गया। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों को अवेयरनेस के बाद देखिए इसके बाद में डाउट्स और गलत वे में बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये सब फेक है, सब ऐसे ही बोलते हैं, सब सेटिंग रहता है। बट बात ये है कि ये पहला पड़ाव था एक्चुअली, देखा जाए तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए ये होना जरूरी था, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही एक्चुअली फनी पिक्चर है। आपको लगेगा कि दिमाग का कार्य ऐसे होता है कि इसका एक बार खेलता है, एक बार बोलता है कि मैं उसे देखता हूँ, एक बार बोलता है कि मैं उससे बात करता हूँ, पर ये रियलिटी नहीं, रियलिटी तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो ब्रेन है, ये मेमोरी आपको जो लगती है वहाँ पे वो नहीं होती, ये ब्रेन में मेमोरी नहीं हो सकती, ब्रेन में नहीं रहते हुए मन में होते हैं। जैसे मैं शुरुआती स्लाइड में आपको बताया था, मन जो है वो व्याप्त है, शरीर में पूरी तरह से व्याप्त है, हर कण में होता है। तो मन अगर हर कण में होता है तो उसको पॉसिबल है कि वो कहीं पर भी जा सकता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अंतर मन की बात कर रहा हूँ। और ये बताने के लिए ठीक है, ये जो चित्र है इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बालक है आपको दिख रहा है, इसमें एक्सप्रेशन है, ये बहुत खास चित्र है। गर्भ में जो बालक होता है उसमें आप एक्सप्रेशन क्यों देखोगे, क्योंकि उसमें तो एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकते, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं। पर सबसे अजीब बात यह है कि उसे पता होता है सब कुछ। आगे के दो चित्र जो है बहुत ये जो चित्र है ये बिल्कुल एनिमेटेड नहीं है, ये किसी ने भी बनाए हुए एडिटेड चित्र नहीं है, ये एक्चुअली दिखाए गए चित्र है। ये इसको हम 3D सोनोग्राफी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत कम होता है, कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसका कुछ बहुत ज़्यादा मतलब है जी 5,000 रुपीज़ का है। तो बेसिकली थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं है और इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा कुछ है नहीं करने में, पर क्योंकि बाहर के देशों में लोग बहुत इंटरेस्ट होता है जिसे एक्सप्लोर करने का, तो उसमें इन्वॉल्व होता है। अभी देखेंगे कि ये हंस रहा बच्चा है, ये भी कुछ एक्सप्रेशन दिखा रहा है। बेसिकली आप सोचिए कि इसको बताया किसी ने कैसा हंसना होता है, हंसना क्या होता है, ये कहाँ से पता चलेगा, ये हो ही नहीं सकता। तो बात यह है कि यही बात है कि उसको पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती है, बच्चों को पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती है। जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया था कि वो एंजल्स को गाइड करते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेशंस होते हैं उनमें हमें पता चला है कि कोई गाइड्स हमेशा होते हैं उनके साथ, और जो गाइड्स उन्होंने ये हर एक के साथ होते हैं, जो उनके साथ नहीं होते। आप देखो कि छोटा बच्चा कहीं पे रखता है, ऐसे अभी जन्म हुआ है तो बीच में मुस्कुराता है, बीच में कुछ ऐसे गुस्से वाला चेहरा बनाता है, कुछ अलग अलग चीज़ें चेहरे बनाते हैं। आपने हर एक ने अनुभव किया हो, ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि वो गाइड उनके साथ होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं उनको अंदर दे रहे हैं, एक अंदर लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है इसलिए ये सब दिखा रहा हूँ कि प्रूवल नहीं, मैं आपको दिखा के इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि पास्ट लाइफ होता है, जन्म होता है। जो अपन जी रहे थे वो हम बचपन में अगर हम के द्वारा हम पीछे तक जाकर एक जगह पर जो बच्चा पेट में गर्भ में होता है वहाँ तक भी हम लेके जा सकते हैं और उसके पहले भी लेके जा सकते हैं, मतलब कि उसका पिछला जन्म जहाँ पर उसका मृत्यु हुई थी वहाँ पर भी उसको लेके हम जा सकते हैं। अब ये जो चित्र है ये जहाँ पर भगवद गीता में बताया गया है वहाँ पर चित्र बता दें। वैसे भगवद गीता को चित्र वाले तो पुस्तक है नहीं, पर एक सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन है जहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं पुनर्पि जनन, ये बोला गया है। और उसने बहुत बार ऐसे उल्लेख किया है कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए, तुम्हें उसमें से कुछ पता है, मुझे सारे पता है। तो ये सब उसने क्यों बोला है, ये सब बताने की उसकी मंशा इतनी है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब है कि ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में भी ये बताया गया है कि मरने के बाद भी दूसरा जन्म होता है, हमेशा होता है। और जो चीज़ें हमें पिछले जन्म में जो तकलीफ होती है, तकलीफ हम लेके आए, जो अनसॉल्व रहता है, बड़े हमारे पास गाइड्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे साथ रहते हैं, लेकिन एंजल्स भी होते हैं, पर हम अगर उनसे गाइडेंस नहीं ले पाते, हम वो चीज़ अनसॉल्व अंदर पड़ी रहती है, तो मरने के बाद भी वो इच्छा हमेशा बनी रहती है, जो कि अगले जन्म में उसी तरीके से कुछ ना कुछ किसी व्याधि के स्वरूप आ जाती है या कोई समस्या के स्वरूप आ जाती है सामने। इस चित्र में बताने की कोशिश की गई है कि आत्मा जो है वो मुक्त हो जाता है, और आत्मा मुक्त होने का कारण से मुक्त मतलब शरीर से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब शरीर पूरी तरह से साथ नहीं दे, जब आत्मा को ऐसे जब अनुभूति होती है कि शरीर आगे आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तभी ये मुक्त होता है। इसको हम मरण बोलते हैं, इसको डेथ बोलते हैं, पर डेथ एक्चुअली बोला जाता है, इसको बहुत बुरी तरह से देखा जाता है कि डेथ बहुत गलत होता है, बहुत हम अफसोस महसूस करते हैं, पर ये सच बात नहीं है, हमें अफसोस महसूस
पैरानॉर्मल स्टडीज ये बताती है कि जब जन्म होता है, पेट में बच्चा होता है, तो भी वो जीव अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। लगभग 7वें से 8वें महीने में जीव वहाँ पे उत्पन्न होता है या फिर वहाँ पे आ जाता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 7वें महीने तक पूरा शरीर बना नहीं है। मान लो कि शरीर बना नहीं है तो वहाँ पे जीव आएगा क्यों? जैसे आपने देखा होगा कि मिसअबॉर्शंस होते हैं या फिर हो सकता है कि बीच में ही मिसकैरेजेस होते हैं, मतलब कि उनका जन्म पूरा नहीं हो पाता वो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से उसके जन्म में कुछ बाधाएं आती है कि पूरा वो बच्चा जन्म नहीं दे पाता। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो जो शरीर है वो आगे सपोर्ट देने वाला नहीं होता है। इसके कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि जन्म लेने के बाद कुछ अर्से में 1 महीने 2 महीने में डेथ हुई है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ कैंसर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सेक्शन है, जहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो सिर्फ 7 साल 5 साल 2 महीने 6 महीने तक जी पाते हैं और कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु होती है। और ये चीज़ों को जब हमने पास्ट लाइफ रिलेशन से जब पता किया तो हमें ये पता चला कि वो जो सोल्स हैं जो कि से मुक्त हुए, मतलब शरीर से मुक्त हुए हैं, वो एक्चुअली हायर सोल्स है, मतलब कि ऊपरी स्तर की आत्माएं हैं जिनको सिर्फ वो इसलिए आए थे, वो कम समय के लिए आते हैं, वो इस पृथ्वी पर या फिर इस हमारे लाइफ में वो बहुत कम समय के लिए आते हैं। वो आते इसके लिए क्योंकि हमें उन्हें सिखाना होता है कि आप स्ट्रगल कैसे करो, स्ट्रगल कैसे करना होता है। इसके लिए हमें वो उस राह को दिखाने के लिए सिर्फ थोड़े देर के लिए आते हैं, और वो जब जाते हैं तो अपने को जीरो करके जाते हैं, मतलब कि हमें पूरी तरह से शैटर कर देते हैं और हम फिर ए से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ग्रोथ जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ है वहाँ से स्टार्ट होती है। इसके लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही एक अनुभव मैंने भी बताया। ये जो चीज़ है इसको हम टनल बोलते हैं या फिर वॉर्म बोल करके इसको बोला गया है। अभी इसमें ऐसी बात है कि ये जो चित्र है, ये जो अनुभव है, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को मिला है। नियर डेथ एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें कि पेशेंट पूरी तरह से जा चुका है और किसी तकनीक से उसको वापस रिवाइव किया जाता है। उस बीच जो दौरान जो बीच का जो कान होता है उसमें कुछ ऐसी छवि उनको दिखाई पड़ती है कि काली सुरंग है जिसके दूसरी ओर पे रोशनी है। अब ये जो ये एक ही ऐसा चित्र है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 लाइफ के बीच में, मतलब एक डेथ और एक दूसरा आने वाला जन्म, इसके बीच में जो चित्र दिखता है वो ज़्यादातर यही दिखता है। अगर हम इसमें डीप लेवल में जाते हैं तो इससे ज़्यादा हम आगे रिवील करते हैं तो हमें ये चित्र दिखाई पड़ता है। ये चित्र भी सिर्फ बनाया हुआ चित्र है, ये ऐसा असल में दिखेगा या नहीं ये बताना मुश्किल है, हर एक के लिए अलग अलग दिखता है। वही चित्र में भी आपको देखेंगे बहुत सारे सोल्स हैं यहाँ और यहाँ पे खड़ा है वो अलग तरीके का सोल दिखाई देता है। तो नॉर्मली ये जो है ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन अभी भी यहाँ पर भी मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि हमारा वायुमंडल बहुत ज़्यादा सक्रिय है। जब सोल या फिर जब डेथ होती है तो यही होता है कि ये सोल्स जो है कुछ टाइम के बाद, शरीर छोड़ने के बाद कुछ वक्त के बाद इसी डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी ग्रुप बना कुछ उन जैसे सोल्स एक साथ आते हैं। तो ये सब जो है ये जो भाग है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कहानी में आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पास्ट लाइफ रिलेशन से पता चली हुई चीज़ें। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा जीवन होता है और मृत्यु और जन्म के बीच में जो होता है ये एक प्रकार का जीवन है, और वो जीवन डिफरेंट डायमेंशन में है, वो अलग आयाम में है। वो आयाम हम अभी नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी भी हमारे आजू बाजू बहुत सोल्स अभी भी है और उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी कैपेसिटी पूरी नहीं है, हमारा आयाम बहुत सक्रिय है। आप में से शायद कोई ऐसा पूछ सकता है कि हिप्नोटिज्म में जाने के बाद होता क्या है, आपको क्या अनुभव होता है, आपको ये दिखता है, महसूस होता है, आप छू सकते हो या फिर आपको एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन करेंगे मूवी की तरह होता है। जब कोई व्यक्ति पास लाइफ में चला जाता है तो उसको मूवी की तरह सब कुछ दिखाई देता है, जैसे चलचित्र जा रहा है ऐसे दिखाई देता है। कोई लोग का दूसरे लोग का कुछ अन्य अनुभव भी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी लोग कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बता नहीं सकते कि हमें एग्जैक्टली क्या महसूस हुआ, हमने देखा हमने नहीं देखा मुझे पता नहीं, इसमें बोल रहा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। और ये चित्र जो है सिर्फ बताने के लिए कि बहुत लोगों का मन में डर होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोटिज्म में जाने के बाद क्या होता क्या है। तो डर जो है वो डर कम करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी सिर्फ एक मूवी की तरह दिखता है और कुछ हद तक आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस नहीं करनी, मालूम कोई बुरा अनुभव है, जैसे आपने देख लिया कोई किसी को मार रहा है और आप नहीं चाहते हो कि वहाँ पे इन्वॉल्व रहें, तो एक तरीके से उससे आप बाहर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप अपने विलिंग से कर सकते हो, अपनी इच्छा से ही कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता उनको करने। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समराइज करके बताता हूँ कि क्या है। हिप्नोसिस क्या है? तो एक विज्ञान है जो मन की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है।
लिख नहीं पाए, बेसिकली वो लोग लिख नहीं पाए। पर उस वक्त सबसे अजीब बात ये थी कि पेरेंट्स जो थे वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ये सब मान्य था, उनका रिश्ता मान्य था। पर फिर भी ये होने के कारण उसके मन में वो खरीच रही थी, तो उसने उसके बाद सुसाइड किया। तो लड़की ने सुसाइड किया और लड़का जो है वो एक कार एक्सीडेंट में मारा। सबसे बुरी चीज़ ये थी कि उसको देखना पड़ा। कहीं पर जाकर उसको इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो साइड पे गई जहाँ पर हुआ है और उसने वो देखा तो इतना गंदा था कि वो जब वो बता रही थी उसको भी पड़ रही थी, मैं बता नहीं पा रहा, वो बहुत रोने लगी। जब वो इससे बाहर आई तो दो चीज़ें उसने बताई जो कि मुझे भी पता नहीं थी, जो उसने कभी बताई। उसने बताया कि मेरी नींद कभी पूरी ही नहीं हुई, अभी तक मेरी कोई कभी भी ऐसा हुआ कि मेरे बीच में जम जाती होती। ये उसने मुझे पहले नहीं बताया, इस सेशन से पहले मुझे बिल्कुल नहीं बताया। तो उसने बोला कि कुछ ऐसा ही फीलिंग मुझे अभी आया जब मैंने उसको देखा कि वो वैसे मरा पड़ा है, उसमें कहीं पे 5 के टुकड़े छुपे हुए हैं, वो इतना गंदा था कि वो शायद वैसा ही कुछ था। दूसरी चीज़ जो उसने मुझे बताई जो भी बहुत अचंभा देने वाली थी, उसने मुझे बताया कि मुझे इशू है, मुझे वॉमिटिंग होता है, नौशिया होता है। ये नौशिया या फिर वॉमिटिंग का जो सेंसेशन है ये बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखाया था, पर वो कुछ उसमें निकाल नहीं सके उसको। मतलब कोई लोग कह रहे थे कि एसिडिटी है या ऐसे कुछ, पर इसका कोई फलाना एक एग्जैक्ट रीज़न नहीं निकल पाया। उसने कहा कि वो जब मैंने देखा साइड तो मुझे सेम फीलिंग थी, उल्टी जैसी फीलिंग थी। तो ये जो है वो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो कि वो लेकर आते हैं अपने साथ में। वो ये सब फाइंड आउट खुद ब खुद नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक मैंने एग्जाम्पल बताया, तो ये होता है। दूसरी चीज़ जो है अनैच्छिक कार्यों में सरलता। अनैच्छिक कार्य का मतलब है कि जो मैंने बोला इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जिसमें हार्ट बीटिंग में सांस का चलना है, या फिर जो हार्मोन्स होते हैं इनका जो कार्य होते हैं सरलता ला सकते हैं, जिसके वजह से हार्मोन से रिलेटेड जो भी व्याधियाँ होती हैं जिसको सिस्टमिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे हार्ट डिसीज है, डायबिटीज़ है, कोई भी सिस्टमिक डिसऑर्डर है, उनका रूल सब अंदर के अंदर होता है। अगर वो प्रश्न अगर सॉल्व होते हैं तो ये सब अपने आप डील हो जाता है, अपने आप इसमें हम काम कर पाते हैं और स्वयं को मनचाहे लक्ष्य पे केंद्रित कराते हैं। मतलब कि आपका जो भी लक्ष्य है आप नहीं जा पा रहे हो, हम रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और जब हमें रीजन पता चलता है तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को पा लेते हैं, उस एक की और अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। ये सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती हैं। इसका आगे की साइड बहुत ये अंतिम साइड है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मतलब कि जो गलत फहमियाँ जो है हिप्नोटिज्म को लेकर, मैं उसको थोड़ा सा उस पर प्रकाश करना चाहूँगा। मन को नियंत्रित करने वाला टेक्निक। लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपसे कुछ भी करा सकता हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि जाओ आपसे चुरा कर लेते हो या ऐसा कुछ, पर ऐसा नहीं है। ये मन को नियंत्रण में नहीं कर सकता, ये मन को आपकी इच्छा के अनुसार करने को कहते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आपका कोई इशू सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए आप मेरे पास आए हो, तो मैं आपको हिप्नोटाइज करूँगा तो आप अपनी इच्छा से उस स्थिति में जाओ, ना कि मैं कह रहा हूँ इसके लिए जाओ। इसके लिए मन को मैं नियंत्रित नहीं करता हूँ, तो मन को खोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसमें आपकी इच्छा जुड़ी हुई है। अगर आपकी इच्छा उसमें जुड़ी ना हो तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। दूसरा है कि वो राज खोलने की टेक्निक, ऐसा भी माना जाता है। मतलब कि अभी देखिए उसका टाइटल भी वही थे कि पिछले जन्म का राज, तो ये जो राज है वो राज उसमें नहीं खोलते। जैसे मान लो कि कोई पासवर्ड है, इसने मुझे बोला कि फलाना आदमी को हिप्नोटाइज करो और उसका फलाना जिसका पासवर्ड मुझे निकल गया, तो ये संभव नहीं है। नॉर्मली ऐसी स्थिति में आदमी या फिर जो व्यक्ति जो है वो उस प्राण से बाहर आ जाता है, एक झटके के स्वरूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ जो है उसको प्रोटेक्ट करनी है वो हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो कभी अपना राज नहीं खोलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे एक शिकायत नहीं कह रहे हो कि मैं अपने आप पासवर्ड भूल चुका हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो, तो शायद मैं कोई मदद कर पाऊँगा, क्योंकि आपकी विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है, आपको जानने का मोटिवेशन तो वो जरूरी हो। एक बार भी हिप्नोटिक अवस्था में जाना तो वहीं का वही रह जाता है। ये तो बहुत लोगों के मन में होता है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये सोचने की, पर ऐसा नहीं हो सकता। ज़्यादातर वर्स टू वर्स ये होता है। देखिए एक मैं आपको वर्स केस बता रहा हूँ, वर्स सिनारियो बता रहा हूँ जो कि कभी हुआ नहीं है, कि मान लो हिप्नोटाइज करने वाला उसको हिप्नोटाइज कर देता है, वो ट्रांस में चला गया और हो गया कि हिप्नोटिस्ट को दिल का दौरा पड़ गया और हिप्नोटिस्ट वहाँ पे मर गया। ठीक है, अगर ऐसा अगर होता है तो आप सोचिए अब क्या होगा, वो तो मर गया और इसका क्या होगा, ये तो वहीं पे पड़ा रहेगा। पर ऐसा नहीं होता। नॉर्मली होता है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से एक बीटा अवस्था है जिसके बारे में ये हिप्नोटिज्म जो है उससे संबंधित है। तो आगे होगा ऐसे कि बीटा अवस्था से वो डेल्टा अवस्था में चला जाएगा कुछ देर के बाद। जब वो कुछ नहीं सुन रहा है, कोई सूचनाएं नहीं आ रही है, तो चुपचाप सो लेगा। सोने के बाद उठ जाएगा और उठने के बाद सब सामान्य होगा, उसको कुछ भी कोई भी इशू नहीं होगा, नहीं अटक सकता। तो किसी भी अवस्था में वहाँ पे व्यक्ति अटक नहीं सकता है अगर हिप्नोटिस्ट
अगर चोर नहीं हो, फिर आप अगर खूनी नहीं हो, तो आप वो नहीं करोगे। अगर आपको करते वक्त झिझक महसूस होती है, तो वो चीज़ आप हिप्नोटाइज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बाह्य मन जो है वहाँ पे अंदर झांकने की कोशिश करेगा और आपको ट्रांस स्टेट को ब्रेक कर देगा। इसलिए आपकी इच्छा के बगैर आप कभी कुछ नहीं कर सकते। पर मान लो कि मैं किसी चोर से कह रहा हूँ कि पूरी तरह से अच्छा एकदम नामचीन चोर है, जिसने बहुत कुछ नाम कमा लिया है अपने काम का, तो उससे मैं ये करवा सकता हूँ, ये सही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको झिझक महसूस नहीं होती, उसको लगता नहीं कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ। अगर किसी भी क्षण उसको लगा करते हुए मैं कुछ बुरा होने वाला है, हो सकता है मुझे किसी ने आगे पकड़ लिया तो वो ट्रांस से बाहर निकल जाए, वो ट्रांस में नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये जो सामूहिक व्यक्ति के साथ अनैतिक बर्ताव कर सकता है या नहीं, इसको लेकर एक स्टिग्मा मतलब एक डर बैठा है, क्योंकि नॉर्मली स्त्रियों के साथ होता है, मतलब स्त्रियों के मन में डर बैठा है। जब स्त्रियाँ सब्जेक्ट के तौर पर आती है, हमारे पास शूट लेकर आती है, तो नॉर्मली जैसे अभी मैं और मेरी बहन दोनों इस पर काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली होता है कि जो लड़कियों वाली मतलब वो जो क्लाइंट्स हैं वो मेरी बहन के पास जाते हैं। बट बात ये नहीं है कि मेरी बहन को कर पाएगी और मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं करने से कोई प्रॉब्लम होगा, ये बात नहीं होगी। बात इतनी होती है कि उनके मन में थोड़ा सा डर है कि मैं उस अवस्था में चली जाऊँ, उसने मुझे कुछ किया तो, क्योंकि ये तो मुझसे पहली बार मिल रही हूँ। बात है इसलिए जैसे मैंने बताया, अंतर्मन का एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कि वो हमें बचाना चाहता है। हमेशा वो उसी चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जो हमारे बचाव के लिए, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए और जो हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जब भी हम ऐसा कुछ अगर मान लो कि ऐसा होता भी है, तो क्या होगा कि वो ट्रांस है वो ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे उठ जाएगा, वो व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होता है। और इसलिए उसको सबकॉन्शियस बोला जाता है, इसके लिए कि जो व्यक्ति साथ में है उसके बारे में भी वो पूरी तरह से जानता है। तो अनैतिक व्यवहार नहीं हो सकता है, भले वो स्त्री हो या कोई पुरुष हो या कोई भी, अनैतिक व्यवहार उतना भी नहीं कर सकता। तो इतना ही है। और अगर आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, कुछ भी पूछना चाहते हैं। बेसिकली मैं और मेरी बहन डोंबिवली में रहते हैं, डोंबिवली में ही हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और हम उदय सर से और दत्तू सर से और प्रदेश राज से हम कनेक्टेड इसके लिए क्योंकि हमने उनसे रेकी सीखी थी, कोरोना रेकी सीखी थी, और उस समय हमारे रिलेशन बढ़ा। और उन्होंने कुछ हमने शायद देखा होगा, उनको ये सलाह कि लोगों को एक नॉलेज होना चाहिए, पहुँचना चाहिए, तो उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए। तो बात ऐसी है कि आप इसके लिए जो भी शंकाएँ हैं आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, अभी बात कर सकते हो, या फिर मैं फोन में भी आपसे बात कर सकता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस भी आप चाहो तो मिल सकते हैं। सर क्या कई बार बुला सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, ये मैं सोच रहा हूँ, इनफैक्ट उन्हीं के हेल्प से मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे, देखिए इसमें दो या तीन प्रकार से हम इसको हैंडल करते हैं। एक तो होता है पर्सनल केस होता है, मतलब आप एक कुछ अलग इशू लेकर आए, यहाँ पर एक मास में भी किया जा सकता है, मतलब केस जनरल में भी किया जा सकता है, 10 या 15 लोगों में भी किया जा सकता है, जहाँ पर हम रिलैक्सेशन और पार्शियल रेगुलेशन भी कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ हद तक वो भी किया जा सकता है। सिर्फ इंडिविजुअल अटेंशन नहीं होता है, पर ग्रुप में होने के कारण भी, ग्रुप में होने से भी उसमें इफेक्ट बढ़ जाता है। मतलब कि जैसे मान लो कि 10 जन है तो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा, हर एक व्यक्ति के साथ 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। ऐसा भी होगा, हम दोनों तरीके से इसको हैंडल करते हैं। फिलहाल हम उनसे बात भी कराएं कि हम ऐसा अरेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर आप अप्रोच करोगे तो इनसे बात करके ये भी अरेंज कर सकते हो। इसके कुछ पूछना है? हाँ, आप पूछ सकते हो, सोशल सेशन में भी पूछ सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको बता कर सकते हैं। देखिए जो बेसिस को हम मानते हैं, जो बेसिस पे काम करता है, तो ये बताता है कि कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी बीमारी हो, उसका बेसिस हमेशा मन रहता है, अंदर रहता है। पर हमारे नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेंटली कंप्लीटली डिसेबल्ड पेशेंट होते हैं, जो कि जन्म से डिसेबल्ड है, जिनको कॉम्प्रिहेंशन या उसको कॉग्निशन बोलते हैं, मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझ पा रहे